हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की हिस्ट्री में वो है महाराणा कुंभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉस, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा अपने आप में बहुत ही फेमस नाम है भाई, महाराणा कुंभा। इनके बारे में आज हम जानेंगे। महाराणा कुंभा, थोड़ी स्पीड आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। मुझे तो लिखने में वक्त लगेगा मगर आपको देखने में वक्त नहीं लगेगा, स्पीड बढ़ा लेना। महाराणा कुंभा की अगर हम बात करें तो इनके टाइम पीरियड की 1433 से 1433 में रूलर बनते हैं और 1468 में इनकी डेथ हो जाती है, मतलब मार दिया जाता है इनको। इन्हीं के बेटे उदा सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी, महाराणा कुंभा। तो पहले हम सिंपल सी बातें जानेंगे, बेसिक सी बातें जानेंगे जो आना बहुत ज़्यादा आपको जरूरी है। जैसे सबसे पहले इनके पिता कौन थे, दूसरा इनकी माता कौन थी। अब छोटी उम्र में ये राजा बन जाते हैं तो सिंपल सी बात है, गार्जियन की जरूरत पड़ेगी, तो इनके संरक्षक कौन थे ये भी हमें पता लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके पिता। इनके पिता का नाम था मोकल। क्या नाम था इनके पिता का? नाम मोकल था। इनकी माता जी तो जो थी वो थी सौभाग्यवती। सौभाग्यवती माता जी का नाम क्या था? सौभाग्यवती परमार। सौभाग्यवती परमार। तीसरी चीज, इनके संरक्षक बनाए जाते हैं रणमल। कौन बनाए जाते हैं? रणमल। और ये कहाँ के थे? ये मारवाड़ के थे। कहाँ के थे? मारवाड़ के राठौड़ थे। और रणमल कौन थे एक्चुअली में? ये थे हंसाबाई। हंसाबाई के भाई। अब हंसाबाई कौन है भाई? हंसाबाई जो है आपको इनको कनेक्शन देखने को मिलेगा, जो मोकल हैं, मोकल की ये माता हैं। मोकल की कौन है? माता। मोकल कौन है? महाराणा कुंभा के पिता। तो महाराणा कुंभा के पिता की मम्मी कौन है? हंसाबाई। हंसाबाई के भाई हैं रणमल, ठीक है। तो इनको संरक्षक बनाया जाता है जो मारवाड़ के थे। महाराणा कुंभा कहाँ के रूलर थे? ये बॉस मेवाड़ के रूलर थे। कहाँ के रूलर थे? मेवाड़ के शासक थे। और मेवाड़ किसको बोलते हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, ये वाला जो रीजन है उसको मेवाड़ बोलते हैं राजस्थान में, ठीक है। दूसरी बात, मारवाड़ किसको बोलते हैं? जोधपुर के आसपास का जो रीजन है उसको मारवाड़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। तो महाराणा कुंभा क्या करते हैं? रणमल की सहायता से। किसकी सहायता से? रणमल की सहायता से इनके पिता के जो हत्यारे थे उनको ये मार देते हैं और अपने पिता की हत्या का क्या ले लेते हैं? रणमल की सहायता से अपने पिता की हत्या का बदला लेते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है किसकी सहायता से महाराणा कुंभा ने अपने पिता मोकल की हत्या का बदला लिया था? तो किसकी सहायता से लिया था? रणमल की सहायता से इन्होंने ये बदला लिया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या चल रहा था? मारवाड़ और मेवाड़, मारवाड़ वर्सेस मेवाड़। बहुत दिनों से इनके बीच में एक टसल चल रही थी। क्या चल रही थी? टसल चल रही थी। मेवाड़ को मैंने अंग्रेजी में लिख दिया, लो भाई हिंदी में भी लिख देते हैं। मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में बहुत दिनों से टसल चल रही थी, ठीक है। तो इस टसल को सॉल्व करने के लिए एक्चुअली क्या है, मेवाड़ के जो रूलर्स ने, इन्होंने मारवाड़ की कैपिटल हुआ करती थी उस समय मंडौर, उस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो बीच में क्या होता है, इनके बीच में एक संधि होती है। तो मारवाड़ और मेवाड़ के रूलर्स के बीच में एक संधि हुई ताकि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। तो उसका नाम है आंबल बांबल की संधि। आंबल बांबल की संधि। तो कई बार पूछा जा सकता है, पहली बात तो आंबल बांबल की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1453 में। कब हुई थी? 1453 में संधि होती है आंबल बांबल की संधि। तो कोई पूछे बॉस आंबल बांबल की संधि किस किस के बीच में हुई? तो एक तो मेवाड़ के राजा और दूसरी तरफ थे आपके मारवाड़ के राजा। मेवाड़ कौन सा? उदयपुर के आसपास वाला रीजन। और मारवाड़ कौन? जोधपुर के आसपास वाला रीजन। तो मेवाड़ की तरफ से थे बॉस कुंभा। कौन थे? कुंभा। और मारवाड़ की तरफ से थे बॉस जोधा। अब जोधा कौन है? अभी मैंने बताया था ना, रणमल के बेटे थे ये। किसके बेटे थे? रणमल के बेटे हुआ करते थे जोधा। तो इनके बीच में संधि होती है, आंबड़ बांबड़ की संधि, ठीक है। आंबड़ बांबड़ क्या है? कुछ नहीं भाई साहब, मेवाड़ में आंवल एक हरी झाड़ी होती है। मेवाड़ में आंवल क्या होती है? एक हरी झाड़ी होती है। हरी झाड़ी होती है कहाँ पर? मेवाड़ में आंवल। और बांबल क्या है? जो बबूल का पेड़ होता है ना, ये मारवाड़ का बबूल का पेड़ है। किसका पेड़ है? मारवाड़ में बबूल का पेड़ है। कहाँ पर? मारवाड़ में। तो जहाँ जहाँ पे आंबल है वो एरिया तो हो जाएगा मेवाड़, जहाँ जहाँ पे बावल है वो एरिया क्या हो जाएगा? मारवाड़। तो आपको देखने को मिलेगा इस संधि के तहत, आंबल बांबल की संधि के तहत क्या किया गया था? मारवाड़ तो दे दिया गया था। मारवाड़ को किसको? जोधा को दे दिया गया था। किसको दे दिया गया था? जोधा को वापस दे दिया गया था, है ना, वापस दे दिया। जिस पर कब्जा किसने कर रखा था? मेवाड़ वालों ने कर रखा था। दूसरा, मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में
सोजत को बाउंड्री बनाया गया था। किसको बाउंड्री बनाया गया था? सोजत जो आपको पाली में देखने को मिलेगी, इसको सोजत को मेवाड़ तथा मारवाड़, मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमा बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? सीमा बना दिया गया। तो ये हुई हमारी आंबल बामल की संधि। कब हुई थी? 1453 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? मेवाड़ के महाराजा थे। मेवाड़ के महाराजा कौन? कुंभा। मारवाड़ के महाराजा कौन थे? जोधा। इनके बीच में हुई। मारवाड़ को किसको दे दिया गया था? जोधपुर को दे दिया गया था। मारवाड़ मेवाड़ के बीच में जो बाउंड्री बनाई गई थी वो बनाया गया था सोजत पाली को, इसकी बाउंड्री बनाया गया था। अब थोड़ा हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पे, महाराणा कुंभा से संबंधित है। सारंगपुर का बैटल। कौन सा बैटल? सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध। पहली बात, ये युद्ध कब हुआ था? 1437 में हुआ था। 1437 ईस्वी या एडी में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था बॉस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारंगपुर का युद्ध दो लोगों के बीच में हुआ था। एक तरफ थे महाराणा कुंभा और दूसरी तरफ थे महमूद खिलजी। महमूद खिलजी। महमूद खिलजी बॉस कहाँ के थे? ये मालवा के रूलर थे। कहाँ के रूलर थे? मालवा के रूलर हुआ करते थे। इनके बीच में ये बैटल आपको देखने को मिलेगा। तो एक तरफ कौन दिखा रखे हैं? कुंभा। दूसरी तरफ कौन है? महमूद खिलजी। कहाँ के? मालवा के। तो क्या देखने को मिलेगा इस युद्ध में? आपको क्या देखने को मिलेगा इस युद्ध में? हमारे भैया कुंभा जी हैं, ये विजयी हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कुंभा जो है इस युद्ध में जीत जाते हैं। कौन से युद्ध में जीत जाते हैं? सारंगपुर के बैटल में। मुद्दा क्या था यार? मुद्दा ऐसे समझ लो, महमूद खिलजी के एक भाई थे जिनका नाम था उमर खां। इनका नाम क्या था? उमर खां। उमर खां खुश नहीं थे महमूद खिलजी से। अब ऐसे समझो, ये मान लो आपका मेवाड़ मान लो। क्या मान लो? मेवाड़। इधर आपका मालवा मान लो। क्या मान लो? मालवा। ये आपका मालवा हो गया। तो मालवा के एक हिस्से पर आपको देखने को मिलेगा, मालवा के एक हिस्से पर उमर खां ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और कुंभा ने उमर खां को सपोर्ट किया था। किसको सपोर्ट किया था? उमर खान को सपोर्ट किया था। इसी बीच इन देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? बैटल हो जाता है। तो कहाँ पर कब्जा कर लिया था उमर खान ने? एक जगह थी सारंगपुर पर कब्जा कर लिया था। सारंगपुर पर कब्जा कर लिया था और फिर यहीं पर होता है सारंगपुर का बैटल। मालवा कहाँ देखने को मिलेगा बॉस? मालवा एमपी में देखने को मिलेगा। तो मेवाड़, ये जो मालवा है ये एमपी में, मेवाड़ के इधर साइड में एमपी है और इधर साइड में मेवाड़ में गुजरात है, मेवाड़ के में, और यहाँ पे मेवाड़ आ जाएगा। ठीक है, तो सीधी सीधी बात हम देखें, सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। किस किस के बीच में? महमूद खिलजी के बीच में, और दूसरा कौन? कुंभा के बीच में हुआ था। महमूद खिलजी के भाई कौन? उमर खां। उमर खां को सपोर्ट कौन करता है? कुंभा करता है। महमूद खिलजी और उमर खां के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे, ये परेशान हो गए थे। कौन परेशान हो गए भाई? उमर खां परेशान हो गए, नाराज हो गए। उमर खां किसके पास चले जाते हैं? उमर खां चले जाते हैं कुंभा के पास। तो यूँ समझ लो, उमर खां विद्रोही थे। कुंभा ने उमर खां को क्या किया? उमर खां को सपोर्ट किया था कि बॉस हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो। और फिर उमर खां ने क्या कर लिया? उमर खां ने सारंगपुर पर कब्जा कर लिया था। किस पर कब्जा कर लिया था? सारंगपुर पर। और इसी बीच फिर आपको युद्ध देखने को मिलेगा और युद्ध में कुंभा की जीत होती है। और कुंभा इस युद्ध को जीतने के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, कुंभा ने इस सारंगपुर के युद्ध को जीतने के बाद चित्तौड़गढ़ के किले में, कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के किले में एक चीज़ बनवाई थी और उस चीज़ का नाम था विजय स्तंभ। क्या बनवाया था? विजय स्तंभ बनवाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय स्तंभ आपको मैं अलग से भी एक वीडियो में बना चुका हूँ विजय स्तंभ के बारे में, आप अलग से देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट भी डाल रखी है विजय स्तंभ के बारे में, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है। विजय स्तंभ बनवाया था किसने? महाराणा कुंभा ने बनवाया था। किस जीत की खुशी में बनवाया था? सारंगपुर के युद्ध की जीत की खुशी में बनवाया था। किसको बनवाया था? विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ के बारे में कुछ पॉइंट आपको चाहो तो आप याद कर सकते हो कि भाई ये 9 मंजिल इमारत है। कैसी मंजिल इमारत है? महाराणा कुंभा ने बनवाई। किसने बनवाया था इसको? महाराणा कुंभा ने बनवाया था। कौन सी जीत के बाद बनवाया था? सारंगपुर युद्ध के बाद बनवाया था। ठीक है, और 15वीं शताब्दी 15th सेंचुरी में इसको बनवाया गया था। भगवान विष्णु को समर्पित है। किस भगवान को? भगवान विष्णु को ये एक प्रकार से समर्पित है, आप कह सकते हो। और ये ऐसी मतलब बिल्डिंग है राजस्थान की, एक ऐसी इमारत है जिस पर राजस्थान सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया है। क्या जारी किया है? इस पर राजस्थान सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया है। यहाँ पर एक स्तंभ मिलेगा, कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ मिलेगा।
मतलब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मिलेगी, जिसको अत्रि भट्ट और महेश भट्ट ने लिखा था। फिलहाल तो बस इतना लिख लो, क्योंकि विजय स्तंभ की मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो फिर ज़्यादा टाइम देने का कोई सेंस नहीं है। आप विजय स्तंभ सर्च कर लेना, और प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, वहाँ पर विजय स्तंभ का वीडियो डाला हुआ है, वो पहला ही वीडियो है, ठीक है। तो ये सारंगपुर बैटल के बाद ये ध्यान रखना, विजय स्तंभ को बनवाया गया था, चित्तौड़गढ़ के किले में बनवाया गया था, महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। सारंगपुर के जो बैटल हुआ था 1437 में हुआ था। इसमें महमूद खिलजी को हराया था किसने? कुंभा ने। क्यों हराया था? क्योंकि महमूद खिलजी के एक भाई थे उमर खान, इन्होंने इसके साथ विद्रोह कर दिया था। इसका सपोर्ट कुंभा ने किया, तो उमर खान ने क्या किया? सारंगपुर पर कब्जा कर लिया, और सारंगपुर पर जब कब्जा कर लिया तो यहीं पर बैटल देखने को मिलेगा, इसलिए इसका नाम है सारंगपुर का युद्ध। अगला हम चर्चा करते हैं बहुत सारंगपुर के युद्ध के बाद महाराणा कुंभा के बारे में कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। महाराणा कुंभा भाई, महाराणा कुंभा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे आज महाराणा कुंभा के बारे में, अभी तो पार्टी शुरू हुई है बॉस। पहली बात, महाराणा कुंभा के बारे में बताते हैं कि भाई साहब ये कटार कलम और कला, कटार कलम और कला, ये त्रिवेणी इनके पास थी। मतलब इनके व्यक्तित्व में आपको देखने को मिलेगा, इनके व्यक्तित्व में तीनों चीजें देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी तीनों चीजें देखने को मिलेंगी? कटार देखने को मिलेगा, कलम देखने को मिलेगा, कला देखने को मिलेगी। मतलब बहुत ही ज्यादा विद्वान लोग थे, कला को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। राजस्थान में जो आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हुआ है ना, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है भाई साहब। राजस्थान में जो आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो आप कह सकते हो महाराणा कुंभा का ही सबसे बड़ा योगदान है। इनसे ज्यादा योगदान किसी का नहीं है। तो हम कह सकते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को क्या बोला जाता है? राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की स्थापत्य कला का मतलब है आर्किटेक्चर जो है। राजस्थान में जो आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट जो हुआ, सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट किसके टाइम पे देखने को मिलेगा? महाराणा कुंभा के टाइम पर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक और चीज़ इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, एक कविराज श्यामल दास जी, एक कविराज हुए हमारे, कविराज की टाइटल है कविराज इनका। कविराज कौन है? श्यामल दास, कविराज श्यामल दास। इन्होंने एक किताब लिखी, इस किताब का नाम है वीर विनोद। देखो कई बार तो क्वेश्चन सीधा सीधा यहीं आ जाएगा कि वीर विनोद जो किताब है ये किसने लिखी, तो आप बताओगे कविराज श्यामल दास। इस वीर विनोद में कहा गया है कि भाई साहब कुंभा ने मेवाड़ में 84 किलो में से, कितने किले हैं? 84 किले का मतलब होता है फोर्ट अंग्रेजी में। क्या होता है? 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण, कितने किलों का निर्माण? 32 किलों का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। तो ये याद रखना है, कविराज श्यामल दास जी की बुक वीर विनोद, इसमें लिखा हुआ है कि मेवाड़ में, कहाँ पर? मेवाड़ के 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा, या किस जगह पर ये जानकारी मिलती है कि भाई 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो ये जानकारी मिलती है वीर विनोद किताब में, जानकारी मिलती है, जिसके लेखक कौन है? श्यामल दास हैं, ठीक है। अब इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। प्रमुख किले देख लेते हैं, कौन कौन से किले इन्होंने बनवाए थे। तो प्रमुख किले, वैसे तो 32 किले तो हम पूरे नहीं पढ़ने वाले, पर मेन देखने वाले हैं भाई साहब। थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लेंगे। एक के बारे में थोड़ी ज़्यादा चर्चा कर लेंगे क्योंकि वो ज़्यादा फेमस है। तो उस किले का नाम है, पहला किला हो जाएगा आपका कुंभलगढ़ किला। कौन सा किला हो जाएगा? कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किला जो है बॉस आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा? राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है राजसमंद में आपको देखने को मिलेगा कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किला की अगर हम चर्चा करें तो चलो अभी कर लेते हैं कुंभलगढ़ किला की चर्चा। पहली बात, कुंभलगढ़ जो है महाराणा कुंभा ने, ये संकटकालीन, कुंभलगढ़ की बात करें, ये है आपकी संकटकालीन राजधानी। वैसे तो उनकी चित्तौड़ भी हुआ करती थी, मगर संकट के टाइम पर कुंभलगढ़ जो है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी बन जाती थी। और ये जो किला है आपको देखने को मिलेगा, इसके एक तरफ मेवाड़ है और दूसरी तरफ मारवाड़ है, तो इसलिए इसको बोला जाता है मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी। क्या बोला जाता है इसको? मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी बोला जाता है। किसको? कुंभलगढ़ किले को। इसके सबसे ऊपर, इस किले का जो सबसे
ऊपरी भाग है इस किले का, जो सबसे ऊपरी भाग है उसको हम बोलते हैं कटारगढ़। क्या बोलते हैं? कटारगढ़। तो ध्यान रखना कटारगढ़ क्या है? कुंभलगढ़ किले का सबसे ऊपरी भाग है। और यहाँ पर भाई साहब कुंभा रहते थे। कौन रहते थे? कुंभा। इनका निजी आवास था सबसे ऊपर वाला हिस्सा। और यहाँ कटारगढ़ में रहकर ये पूरे मेवाड़ को मतलब यहीं से देखरेख करते थे। अब सिंपल सी बात है, सबसे ऊपरी भाग है, हिल पर बना हुआ है, ये पहाड़ी पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? पहाड़ी पर बना हुआ है। तो इसलिए इसको, चूंकि ये यहाँ से पूरे मतलब मेवाड़ का ऑब्जर्वेशन कर लेते थे, इसलिए कटारगढ़ को, अगर हम सिर्फ कटारगढ़ की बात करें तो कटारगढ़ के लिए एक नाम और दिया जाता है, मेवाड़ की आंख। क्या कहा जाता है इसको? कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ की आंख किसको कहा जाता है? कटारगढ़ को। कटारगढ़ क्या है? कुंभलगढ़ किले का सबसे ऊपरी वाला भाग है। यहाँ पर एक प्रशस्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है? ये भी आप ध्यान रखना, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति है। प्रशस्ति क्या होती है? राजाओं की प्रशंसा में जो लेख लिखे जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रशस्ति। तो सिंपल सी बात है, इस कुंभलगढ़ किले में भी एक प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति के लेखक अगर कोई पूछे किसने लिखी, इस प्रशस्ति के लेखक हैं महेश भट्ट। ये भी याद रखना, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन है? महेश भट्ट इनके लेखक हैं बॉस। इस प्रशस्ति में महाराणा कुंभा को कर्ण और भोज के समान दानवीर बताया गया है। किसके समान? कर्ण और भोज के समान। कर्ण और भोज के समान क्या बताया गया है? दानवीर बताया गया है कि भाई साहब महाराणा कुंभा जो है कर्ण और भोज की तरह दानवीर है और धर्म और पवित्रता का अवतार है। किसका अवतार है? एक और चीज आपको बतानी है, धर्म एवं पवित्रता का अवतार। धर्म एवं पवित्रता का अवतार बताया गया है। तो ये दो चीज याद रखना। किस प्रशस्ति में कहा गया है कि महाराणा कुंभा जो है भोज और कर्ण की तरह दानवीर है और धर्म और पवित्रता के अवतार हैं? तो अब बताना है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कहाँ पर है कुंभलगढ़ प्रशस्ति? कुंभलगढ़ फोर्ट में है। और इसका सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा है कुंभलगढ़ किले का? मेवाड़ मतलब कटारगढ़ है, जिसको हम मेवाड़ की आंख भी बोलते हैं। तो ये जानकारी होगी किसके बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। एक दुर्ग बनाया था इन्होंने बसंतगढ़ किला, जो सिरोही में। तो एक तो कौन सा हो गया? कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किला हो गया, जिसके बारे में चर्चा कर ली। दूसरा इन्होंने बनवाया था बसंतगढ़। चलो नाम तो लिख ही लेते हैं, एटलीस्ट नाम तो याद हो जाएगा। बसंतगढ़ का जो किला है ये सिरोही में बनवाया था इन्होंने। कहाँ पर बनवाया था? सिरोही में बनवाया था। एक किला इन्होंने बनवाया था अचलगढ़ किला। अचलगढ़ किला। तो पूछे कोई अचलगढ़ किला ये कहाँ पर है भाई? ये भी सिरोही में ही है। कहाँ पर है? सिरोही में। ठीक है। तो अचलगढ़ किले का इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? पुनर्निर्माण कराया था। और अचलगढ़ किले में आपको देखने को मिलेगा कुंभा प्लस इनके बेटे थे उदा। इनकी आपको देखने को मिलेगी मूर्ति, देखने को मिलेगी। कुंभा और उदा की मूर्ति देखने को मिलेगी। ठीक है। कहाँ पर? अचलगढ़ किले में। चौथा इन्होंने एक किला बनवाया था मचान दुर्ग। कौन सा दुर्ग बनवाया था? दुर्ग का मतलब किला ही होता है। ये भी कहाँ पर है बॉस? सिरोही में। इसका एक खास इंपॉर्टेंस बता रखा है। मचान दुर्ग जो सिरोही में बनवाया था, ये एक जाति हुआ करती थी, जनजाति। कौन सी जनजाति हुआ करती थी? एक जाति दे रखी है, जनजाति मेर। तो मेर जनजाति को कंट्रोल करने के लिए, मेर जनजाति को क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए कौन सा? मचान दुर्ग इन्होंने बनवाया था सिरोही में। तो सिरोही में देखो, बसंतगढ़ सिरोही में है, अचलगढ़ किला सिरोही में है, मचान दुर्ग भी सिरोही में है, और कुंभलगढ़ किला मैंने बताया था राजसमंद। कहाँ पर है? राजसमंद में। और 5वें नंबर पर हम कह सकते हैं एक किला था भूमट किला। कौन सा किला है? भूमट किला। भूमट किला आपको उदयपुर में देखने को मिलेगा। अब भूमट किले का भी एक मतलब एक लाइन आपको याद रखनी है। इसको क्यों बनवाया गया था? भीलों पर नियंत्रण करने हेतु। किस पर नियंत्रण करने हेतु? भीलों पर नियंत्रण करने के लिए। भीलों पर नियंत्रण करने के लिए भूमट किला बनवाया गया था। और ये भूमट किला जो है भूमट पठार पर है, भूमट प्लेट्यू है उदयपुर में, वहाँ पर इसको बनवाया गया है। इनके द्वारा कुछ मंदिर भी बनवाए गए बॉस। हमारे महाराणा कुंभा जी के द्वारा कुछ मंदिर बनवाए गए थे। तो उन मंदिरों की भी चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से मंदिर बनवाए गए थे बॉस। ठीक है। सबसे पहले हम बात करें, इन्होंने मंदिर बनवाया था कुंभ स्वामी मंदिर। कौन सा मंदिर बनवाया था? कुंभ स्वामी मंदिर। और ये कुंभ स्वामी मंदिर है ना बॉस, ये इन्होंने 3 जगह पे बनवाए। कितनी जगह पे बनवाए कुंभ स्वामी मंदिर? एक तो इन्होंने बनवाया था चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे बनवाया था? चित्तौड़गढ़ में बनवाया था। दूसरा इन्होंने ऐसे कुंभ स्वामी का मंदिर बनवाया था कुंभलगढ़ में। कहाँ पर बनवाया था बॉस? कुंभलगढ़ में। और एक इन्होंने ऐसा मंदिर बनवाया था अचलगढ़ में। अचलगढ़ में बनवाया था। तो मंदिर
कौन सा बनवाया? कुंभ स्वामी के मंदिर बनवाए। कितने मंदिर बनवाए? 3। चित्तौड़गढ़ में बनवाया, कुंभलगढ़ में बनवाया, अचलगढ़ में बनवाया। और ये मंदिर था ना ये बॉस, ये था भगवान विष्णु के लिए समर्पित था। किसके लिए था? भगवान विष्णु के लिए समर्पित था कुंभ स्वामी का मंदिर। तो ये ध्यान रखना, कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, अचलगढ़ में कुंभ स्वामी का मंदिर किसने बनवाए थे? कुंभा ने बनवाए भाई साहब। किसने बनवाए? कुंभा ने। दूसरा इन्होंने एक जैन मंदिर भी बनवाया था, कुंथुनाथ जैन मंदिर। कौन सा बनवाया था? कुंथुनाथ जैन मंदिर, ये भी इन्होंने बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था कुंथुनाथ जैन मंदिर? इसके बारे में भी लिख लेते हैं। ये वाला मंदिर बनवाया था भाई साहब देलवाड़ा सिरोही में बनवाया था। देलवाड़ा सिरोही, देलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है? सिरोही में। यहाँ पर इन्होंने एक जैन मंदिर बनवाया था जिसका नाम है कुंथुनाथ जैन मंदिर। ठीक है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो एक तो कुंभ स्वामी का मंदिर जो भगवान विष्णु के लिए समर्पित है, और कुंथुनाथ जैन मंदिर ये देलवाड़ा सिरोही में बनवाया था। इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है महाराणा कुंभा के बारे में? तो आपको बताना है कुंभा जो थे भाई साहब, कुंभा एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। संगीत की इनको बहुत अच्छी नॉलेज हुआ करती थी। साथ ही साथ ये एक बीड़ा भी बजाते थे। क्या बजाते थे? बीड़ा बजाते थे, बीड़ा वादक थे महाराणा कुंभा। ठीक है, इनके एक संगीत गुरु भी रहे। अगर कोई पूछे इनके संगीत कौन सिखाता था, तो संगीत के इनके गुरु भी रहे। तो संगीत गुरु के बारे में भी इनको याद रखना है आपको। तो महाराणा कुंभा के संगीत के जो गुरु हुआ करते थे उनका नाम था सारंग व्यास। क्या नाम था? सारंग व्यास संगीत के गुरु थे महाराणा कुंभा के। अब कुंभा ने कुछ किताबें लिखी बॉस, कुंभा ने कुछ किताबें लिखी, तो किताबों के नाम याद रखें। तो कुछ इनका साहित्य लिखा, तो आपको बताना है कुंभा रचित साहित्य। कुंभा जी ने कौन कौन सी किताबें लिखी उनके बारे में कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी किताब महाराणा कुंभा ने लिखी या नहीं लिखी, ऐसे करके कई बार पूछ लेते हैं। तो कई सारी इन्होंने किताब लिखी, उनके नाम बता रहे हैं। सुधा प्रबंध, पहली किताब कौन सी है? सुधा प्रबंध। किसने लिखी? कुंभा ने। दूसरी एक कामराज, ऐसे ही लिख देना, आप चार्ट बना देना, कामराज रतिसार। बताते हैं इसके 7 भाग हैं। कितने भाग हैं? 7 भाग। अगली है संगीत सुधा, अगली बुक कौन सी है? संगीत सुधा, ये भी किसने लिखी? कुंभा ने लिखी। संगीत मीमांसा, अगली कौन सी है? संगीत मीमांसा, ये भी किताब किसने लिखी? कुंभा ने लिखी। इसके बाद है संगीत क्रम दीपिका, संगीत क्रम दीपिका, ये भी किताब किसने लिखी? कुंभा ने लिखी। एक है संगीत राज, एक किताब कौन सी है? यहाँ पर ले लेते हैं, संगीत राज। इसके बताते हैं भाई साहब 5 भाग हैं। कितने भाग हैं संगीत राज के? 5 भाग हैं। तो किताबों के नाम कौन कौन से हो गए? सुधा प्रबंध, संगीत राज, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा और संगीत दीपिका। ये किताबें किसने लिखी? कुंभा ने लिखी। कुंभा ने कुछ किताबों पर अपनी टिप्पणी भी की जिसको बोलते हैं टीका। तो कुंभा के टीका, टीका का मतलब होता है कोई किताब है उसको पढ़ के उसको शॉर्ट में आपको बता देना, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देना, उसको बोलते हैं टीका। तो किन किन किताबों पर इन्होंने टीका लिखा? तो एक किताब है गीत गोविंद। कौन सी किताब है? गीत गोविंद। इस गीत गोविंद को लिखने वाले व्यक्ति थे जयदेव। तो गीत गोविंद पर इन्होंने क्या लिखा? टीका लिखा, शॉर्ट में कमेंट्री करी, और उस टीके का नाम था रसिका प्रिया। और कौन सी किताब पर इन्होंने टीका लिखा? संगीत रत्नाकर। एक किताब और कौन सी है? संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर के जो राइटर हैं वो हैं सारंगधार। कौन है? सारंगधर। ठीक है। और एक और किताब पर इन्होंने टीका लिखा था चंडी शतक। कौन सी किताब है? चंडी शतक। तो इन पर क्या लिखे इन्होंने? टीका। इनका नाम नहीं दिया है, डायरेक्ट टीका लिख दिया है, टीका लिख दिया है। एक का नाम इन्होंने दिया है गीत गोविंद, जो जयदेव की किताब है उस पर जो टीका लिखा था उसका नाम था रसिका प्रिया, और संगीत रत्नाकर पर भी टीका लिखा है, और चंडी शतक पर भी इन्होंने क्या लिखा है? टीका लिखा है। तो ये टीके भी आपको याद रखने हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ एक जानकारी और आपको याद रखनी है। इनके दरबार में एक विद्वान थे कान्य व्यास। कौन से विद्वान है? कान्य व्यास नाम के इनके दरबार में एक विद्वान थे। तो कान्य व्यास की एक किताब है भाई साहब, बहुत फेमस किताब है, एकलिंग महात्म्य। किताब का नाम क्या है? इनकी किताब का नाम है एकलिंग महात्म्य। तो ये क्या हो गई? इनकी किताब हो गई। किसकी किताब हो गई? कान्य व्यास।
तो इस एकलिंग महत्व से हमें पता चलता है कि भाई साहब जो हमारे कुंभा थे, कौन, कुंभा, ये बहुत सारी चीज़ों के मतलब एक्सपर्ट थे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में कुंभा हमारे जानते थे। ठीक है, किन किन के बारे में रुचि रखते थे? कुंभा की रुचि के बारे में बताया गया है कि कुंभा की रुचि किन किन चीज़ों में थी। वेदों में कुंभा की रुचि हुआ करती थी, स्मृति में कुंभा की रुचि हुआ करती थी, मीमांसा में कुंभा की रुचि हुआ करती थी। ठीक है, इनके अलावा उपनिषदों में कुंभा की रुचि हुआ करती थी। इसके अलावा व्याकरण में कुंभा की रुचि हुआ करती थी। ठीक है, राजनीति में तो नो डाउट यार इनकी रुचि थी, राजनीति तो खैर कहने की बात नहीं है। संगीत में इनकी रुचि हुआ करती थी। इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है एकलिंग महात्म्य। ये किताब किसकी है? कान्य व्यास। और ये कौन थे? एक विद्वान थे जो दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? कुंभा के दरबार में रहते थे। उससे हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है। महाराणा कुंभा ने कुछ नाटक भी लिखे, इनके कुछ नाटक भी हैं। महाराणा कुंभा के द्वारा कुछ नाटक भी लिखे गए थे। कुंभा के नाटक कौन कौन से नाटक हैं? एक है मुरारी संगति, मुरारी संगति एक नाटक, तो कौन सा है? मुरारी संगति। दूसरा नाटक है अतुल्य चातुरी, अतुल्य, इनको लिखते चलना है बॉस, अतुल्य चातुरी, और फिर इनका रिवीजन करना है। एक इनका नाटक है नंदिनी वृत्ति, नंदिनी वृत्ति, और एक नाटक है इनका बॉस रस नंदिनी, रस नंदिनी। तो ये नाटक किसने लिखे? ये नाटक लिखे महाराणा कुंभा ने। किसने लिखे? तो कुंभा द्वारा रचित नाटक। मुरारी संगति की अगर हम बात करें भाई साहब, कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। कन्नड़ भाषा आपको पता है कर्नाटक में बोली जाती है यार, तो सोचो इससे हमें पता चलता है महाराणा कुंभा को कन्नड़ भाषा का ज्ञान हुआ करता था। अतुल्य चातुरी ये संस्कृत में लिखा गया है, तो इससे हमें पता चलता है इनको संस्कृत भी आती थी। नंदिनी वृत्ति भाई साहब मराठी भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? मराठी भाषा में लिखा हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि भाई साहब इनको मराठी की भी नॉलेज थी। और रस नंदिनी जो है ये मेवाड़ी भाषा में लिखा हुआ है। नो डाउट मेवाड़ी तो इनको आएगी। तो इनके नाटकों की यार लैंग्वेज अलग अलग है। कन्नड़ भाषा में कौन सा है? मुरारी संगति लिखा हुआ है। संस्कृत भाषा में अतुल्य चातुरी लिखा हुआ है। नंदिनी वृत्ति मराठी भाषा में लिखा हुआ है। रस नंदिनी मेवाड़ी भाषा में लिखा हुआ है। तो ये कुंभा के द्वारा रचित नाटक हो गए भाई साहब। अब कोई पूछे इनके दरबार में कौन कौन से विद्वान थे, तो कुंभा के दरबारी विद्वान, कुंभा के दरबारी विद्वान, कुंभा के दरबार में कौन कौन से विद्वान हुआ करते थे, तो उनके नाम आपको अच्छी तरह से यहीं पे लिख देते हैं। लो भाई साहब, कुंभा के दरबारी विद्वान पहले थे कान्य व्यास, जिनकी हमने चर्चा करी। कान्य व्यास ये कुंभा के दरबार में विद्वान थे। दूसरे हैं मेहाजी, ये भी दरबार में विद्वान थे। एक बहुत बड़े वास्तुकार थे मंडन, कौन थे? मंडन, ये भी कुंभा के दरबार में थे बॉस। एक थे नाथा, ये भी कुंभा के दरबार में विद्वान थे। नाथा भी मतलब वास्तुकार हुआ करते थे। और एक थे गोविंद, ये कुछ प्रमुख विद्वान हैं जो इनके दरबार में रहा करते थे। ठीक है, अगला हम चर्चा करते हैं बॉस थोड़ी सी कुंभा की उपाधियों की बात करते हैं यार। उपाधियां कौन कौन सी उपाधियां मिली हुई थी कुंभा को? उपाधियों की तो यार लाइन लग रही है भाई साहब इनकी उपाधियों की। तो चलो चर्चा करते हैं कौन कौन सी उपाधियां हैं। सबसे पहले हिंदू सुल्तान, क्या है? हिंदू सुल्तान, हिंदुओं के सुल्तान है भाई साहब, हिंदुओं की रक्षा करी मुस्लिमों से। ठीक है, दूसरे इनकी उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, या हम कह सकते हैं नव्य भारत, ये इनकी एक उपाधि थी। नव्य भरत। एक इनकी उपाधि थी वीणा वादन प्रवीणेन, वीणा वादन प्रवीणेन, वीणा वादन प्रवीणेन मतलब वीणा बजाने में माहिर थे, वीणा बजाने का इनका शौक हुआ करता था। एक उपाधि थी इनको राणा रासो, बहुत सारी इनको लिटरेचर लिखने का शौक था, किताबें लिखने का शौक था। हाल गुरु, एक इनकी उपाधि कौन सी है? हाल गुरु नाम की उपाधि है। हाल है ना, हाल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो मतलब पहाड़ों पर जो किले बनवाने का जिनको मतलब शौक होता है उनको हम बोलते हैं हाल गुरु। ठीक है, इसके अलावा इनकी और भी उपाधि हैं चाप गुरु, चाप गुरु मतलब धनुष में मतलब ये अच्छे थे। इनके अलावा और भी उपाधि दे रखी है परम भागवत मतलब विष्णु के लिए यूज करते हैं, तो विष्णु के भक्त थे। और इनके लिए आदिबरा भी आपको पता है विष्णु के लिए कहा जाता है, तो भगवान विष्णु से ही संबंधित है। आदिबरा भी इनकी उपाधि है। परम गुरु
ये भी इनकी उपाधि है। परम गुरु, यार लाइन लगा के इनको उपाधि मिली हुई है। राजगुरु, राजगुरु की भी इनको उपाधि मिली हुई है। इसके अलावा दान गुरु, दान के भी गुरु हैं भाई साहब, बहुत दान करते थे। इनके अलावा राव राय की भी उनको उपाधि मिली है। इनके अलावा महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, इनकी भी इनको उपाधि मिली हुई है। तो कितनी सारी उपाधि हो गई? हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, नब्बे भारत, वीणा वादन प्रवीडेन, राजा राणा रासो, अगली उपाधि कौन सी है? राणा रासो, हाल गुरु, चाप गुरु, परम भागवत, आदि बराह, परम गुरु, राजगुरु, दान गुरु, राव राय, महाराजा धीराज, ये सारी उपाधियां किसको मिली हुई थी? ये सारी उपाधियां मिली हुई थी महाराणा कुंभा को, इतनी सारी उपाधियां मिली हुई थी। बात करते हैं इनकी मृत्यु कैसे होती है। लास्ट टाइम पर भाई साहब इनकी मृत्यु कैसे होती है? इन्हीं के पुत्र ने इनकी हत्या कर दी। तो महाराणा कुंभा के इनके बेटे थे जिनका नाम था उदा। तो 1468 में, कब की बात है? 1468 ईस्वी में कटारगढ़ दुर्ग में, कहां पर होती है इनकी मृत्यु? कटारगढ़, जो मतलब कुंभलगढ़ में जो सबसे ऊपर वाला इलाका था, कटारगढ़ किले में इन्हीं के पुत्र थे। पुत्र का नाम था उदा सिंह, उदा। इन्होंने इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है, तो ऐसे करके इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो उदा ने इनकी क्या कर दी थी? लास्ट टाइम पर हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है किसका? महाराणा कुंभा का। ठीक है, ऐसे ही कर करके हम क्या करेंगे, जो प्रमुख आपके राजा हैं उनके बारे में सारी की सारी जानकारी हम ऐसे अपलोड करते रहेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके माध्यम से आपकी राजस्थान अध्ययन की, आपको पता है राजस्थान अध्ययन की किताब हैं, उनमें जो जानकारी दे रखी है, राजस्थान अध्ययन की जो चैप्टर्स हैं वो भी आपके इसी के माध्यम से कवर हो जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान के आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस you all.